Let's do colligative properties. What do we mean by colligative properties? All the properties which depends on the number of solute particles, not on the nature. Nature पे नहीं depend कर रहा है, किस पे depend कर रहा है? On the number of the solute particles. If that property is depending, then I can see that this property is a colligative property. ठीक है? नेचर पे नहीं कर रहा है, वापस से रिपीट कर रही हूँ, है ना? अब पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास चार है। चार में से हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में याद करो हमने पढ़ा था, जब रॉयल्स लॉ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये हमारा एक गैस था, लिक्विड था, वो लिक्विड जो है वो वेपराइज हो रहा था। जब वो वेपराइज हो रहा था तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स वेपर्स बन रहे थे वो उसी ए पार्टिकल्स के बन रहे थे। अब हमने क्या किया? अब हमने इस जो सॉल्यूशन है इसमें हमने मिला दिया, मिक्स कर दिया, क्या मिक्स कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं उड़ेगा, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स उड़ेंगे और इसकी वजह से मेरे जो ये देखो गैसेस पार्टिकल्स है वो क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हुआ? ड्यू टू एडिशन ऑफ, किसका एडिशन किया हमने? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स ये जितने ज्यादा मैं ऐड ऑन करती जाऊंगी इनको, उतना ये क्या होते जाएगा? प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। जितना कम करूंगी उतना वेपर प्रेशर हाई रहेगा, जितना ज्यादा करूंगी उतना वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। यानी क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि ये जो लोअरिंग होता है वेपर प्रेशर में, ये सीधे सीधे किससे कनेक्टेड है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से। जितना मैं सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिक्रीज करती जाऊंगी उतना वेपर प्रेशर मेरा ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को मैं इंक्रीज करूंगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बिकॉज दे आर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वोलेटाइल। ये कैसे हैं? अभी उड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उड़ नहीं पा रहे हैं तो इसलिए वेपर प्रेशर को क्या कर रहे हैं? कम। अब इसका एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन में अगर मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने पहले कंसीडर क्या किया? सिर्फ ए है, यानी यहाँ पे जितना भी प्रेशर है, दैट टोटल प्रेशर दैट इज प्रेशर इज ड्यू टू दैट ऑफ द ए पार्टिकल्स। ए पार्टिकल्स में कितना होगा? इंडिविजुअल का यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही गैस में ए ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स को लेकर रही हूँ, कंसीडर कर रही हूँ, इसलिए एक्स ए विल बी इक्वल्स टू 1। अगर मेरा एक्स ए 1 है तो जो मेरा पी ए है यानी टोटल प्रेशर ड्यू टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए। राइट, ये हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब मैंने इसमें क्या किया? ऐड किया बी को। बी कैसा था मेरा? बी मेरा नॉन वोलेटाइल था। अगर फिर से अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द रॉयल्स लॉ कहता है पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, राइट, वेयर पीए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए एंड पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इनटू एक्स बी। लेकिन ये जो पी नॉट बी इनटू एक्स बी है ये तो मेरा सारा भाई जीरो हो चुका। क्यों? क्यों जीरो हो चुका? क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है तो ये तो उड़ ही नहीं रहा। जब ये उड़ ही नहीं रहा तो इसका तो कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, खत्म। इसकी कहानी यहीं पे खत्म। तो इसकी कहानी खत्म, तो आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि अब जो प्रेशर है, अब इस टोटल प्रेशर को इंस्टेड ऑफ टोटल प्रेशर आई कैन से प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन बन चुका है ए प्लस बी मिलाकर। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? नाउ इट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए। अब एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। लेकिन हमने आपको बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो किसके बराबर है? दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सो इंस्टेड ऑफ एक्स ए हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं क्या बोल दूं? मैं बोल दूं पी सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए की जगह मैंने कह दिया 1 माइनस एक्स बी। अब इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, राइट। अब पी नॉट ए जो था, यहाँ पे देखो पी नॉट ए जो था वो क्या था? वो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर था, राइट। सो हमने क्या हुआ? पी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, यहां से क्लियर है? तो यानी डिक्रीज कितना हुआ? अब देखो भाई, ये पी नॉट ए इंटू एक्स पी को इधर ले आओ और यहाँ पे हो गया मेरा पी ए माइनस पी सॉल्यूशन। पी ए माइनस पी सॉल्यूशन क्यों बोल रही हूँ? वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्योर ये था मेरा प्योर सॉल्वेंट। जब वो अकेला सॉल्वेंट था तो वो बहुत अच्छे से मजे से उड़ने में लगा हुआ था, राइट। जैसे ये सॉल्यूशन हुआ तो इसमें क्या ऐड हो गया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ उसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज। सो पी ए माइनस पी एस यानी सॉल्यूशन, दैट विल बी द डिक्रीज इन द प्रेशर। ये क्या हो गया? ये प्रेशर में डिक्रीज हुआ, कितना? लोअर हुआ, ठीक है। सो लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू एक्स बी। ध्यान रखना एक और चीज, मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछूंगी अगर, तो आप बोलोगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज पी ए माइनस पी नॉट ए इनटू पी सॉल्यूशन माइनस पी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू एक्स बी। लेकिन अगर सपोजिंगली ही इज आस्किंग यू रिलेटिव लोअरिंग, जिस समय वो रिलेटिव लोअरिंग पूछेगा तो उस समय ध्यान रखोगे क्या? कि दैट विल बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। क्या हो जाएगा? पी ए दैट इज पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन by P naught A is equals to XB. This will be relative lowering. तो ध्यान रखना वो lowering पूछ रहा है तुमसे या फिर relative lowering पूछ रहा है। अब हम क्या करें? अब हम सिंपल वे में XB को खोल दें। XB is equals to NB divided by NA plus NB, राइट। और इसमें अगर मैं NB को नीचे वाले को नेग्लेक्ट कर दूं तो मैं NB को खोलूंगी तो NB क्या हो जाएगा? WB यानी वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द B, ठीक है ना। Na क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द A डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द A, राइट। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे एंड वी कैन सॉल्व द इक्वेशन न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम। अभी पहले एक्सप्रेशंस क्लियर करते हैं। तो होप सो दैट रिलेटिव लोडिंग इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया मेरा? बढ़ गया।
बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब मैं किसी चीज को पानी को गर्म कर रही हूँ तो मैं हॉट कर रही हूँ, हॉट कर रही हूँ, हॉट कर रही हूँ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक टेम्परेचर आएगा जब उस टेम्परेचर पे जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल्स टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो हम कहेंगे हो गया, हो गया, हो गया, अचीव हो गया मेरा बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइल होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान लो, एज्यूम कर लो कि ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम है, राइट? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब क्या हुआ? अब मेरा ये जो सॉल्वेंट, अकेला वाला सॉल्वेंट था, वो जा रहा था, जा रहा था, उड़ रहा था, उड़ रहा था। ये देखो, ओ वाओ, ये फटाफट चेक करो कौन से टेम्परेचर पे है। ये टेम्परेचर लेट इट बी T1। सो T1 टेम्परेचर पे यहाँ पे ये क्या हुआ? ये बॉइल होना शुरू हो गया। क्यों बॉइल होना शुरू हुआ? क्योंकि इस समय इसका वेपर प्रेशर यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर इक्वल हो गए। अब मैंने क्या किया? अब मैंने, मेरे को चैन नहीं पड़ा, मैंने इसमें क्या किया? 2 चम्मच नमक डाल दिया। जैसे ही मैंने नमक डाला तो नमक डालते ही, नमक क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो कैसा है? सॉल्ट है मेरा नॉन वोलेटाइल। जब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्ट है तो वो क्या करेगा? वेपर प्रेशर को, अभी अभी हमने देखा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। तो ये वेपर प्रेशर जो यहाँ पे अचीव हो चुका था, वो वेपर प्रेशर देखो फिर से नीचे चला गया। अब फिर से नीचे चला गया। अब तुम्हें फिर से हीट करना पड़ेगा भैया, करो 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 करो। कब तक करो? जब तक फिर से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आता। जिस समय वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा तो तुम फिर खुश होकर बोलोगे यस वी हैड अचीव्ड आवर गोल। अब ये मेरा, लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें देखो जरा यहाँ पे, ये क्या हुआ? दिस इज द डेल्टा टी, और आई कैन सी इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। पहले टेम्परेचर था मेरा T1, अब मेरा टेम्परेचर क्या हो गया है? T2। क्यों? क्योंकि मैंने क्या हो किया? इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। अगर सपोजिंगली मैं इसमें 3 या 4 बॉइल सॉल्ट करती तो वो क्या होता? प्रेशर और डिक्रीज होता। अगर प्रेशर और डिक्रीज होता तो इसको और ज्यादा टाइम लगता। किसके लिए? इसको और ज्यादा टाइम लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए। उस केस में क्या हो जाता? मेरा टेम्परेचर और बढ़ जाता। यानी यू कैन सी वेरी क्लियरली एज द नंबर ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स दे आर इंक्रीजिंग, द वेपर प्रेशर इज गेटिंग लोअर्ड एंड दैट्स व्हाई द मोर एंड मोर टेम्परेचर विल बी नीडेड टू अचीव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट? ओके, सो हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि T2 माइनस T1, दिस विल बी द डेल्टा टी। डेल्टा टी दैट इज द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये है मेरा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो है मेरा, वो किसके बराबर है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज द मोलालिटी। अब अब क्या होगा? अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो हमारा आ गया केबी। केबी, केबी क्या है मेरा? इब्यूलोस्कोपिक। ये हम याद रखेंगे वर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा 1 मार्कर में पूछा जाता है, सॉरी। ठीक है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में याद हो जाएगा, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट तुम ध्यान रखना। ठीक है, दैट विल बी केबी इनटू एम। अब एम क्या था? एम मैंने अभी अभी बोला मोलालिटी थी। मोलालिटी होती क्या है? मोलालिटी तुमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। मोलालिटी होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, राइट? ये केजी, राइट? और ये क्योंकि जनरली ग्राम में होता है, और ये एनबी को हम खोल दें, एनबी क्या है? एनबी नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। और क्योंकि ये ज्यादातर ग्राम में होता है तो इसे हम इनटू 1000 कर देंगे, तो हमारा जनरल ट्रेंड में फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा टीबी is equals to KB into WB by MB into WA into 1000. ठीक है, where again and again I'm telling you A is the solvent and B is the solute. ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वन क्या है हमारा? एलिवेशन हो गया। अब नीचे गिर जाओ, डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन किसमें? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन के लिए क्या होगा? फिर से अगेन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपकी बार ध्यान रखना, जिस समय मैंने पहले बॉइलिंग पॉइंट में कहा था तो मैंने कहा था वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट विल बी नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली अब मैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू द प्रेशर ऑफ द सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, देन वी विल से दैट इट विल फ्रीज आउट। वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, वो अब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब फिर से हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि मेरा मेरा जो कौन था, सॉल्वेंट, राइट? वो सॉल्वेंट था, वो सॉल्वेंट फ्रीज कर रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, जाते जाते उसको वो प्रेशर मिला जिस प्रेशर पे वो क्या हो रहा था? सॉरी सॉलिडिफाई हो रहा था। ठीक है, तो वो प्रेशर पे सॉलिडिफाई हो रहा था, उस प्रेशर, उस टेम्परेचर को हमने क्या बोला? उस टेम्परेचर को हमने मान लिया T1। ठीक है, अब T1 टेम्परेचर मान लिया। अब क्या हुआ? अब मैंने फिर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो फिर से मेरा क्या हुआ? वेपर प्रेशर लो हो गया। वेपर प्रेशर लो हो गया तो अब मेरे को सॉलिडिफाई करने के लिए, यानी सॉलिड का वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए आई हैव टू डू अ लिटिल बिट मोर। क्या करना पड़ेगा? मोर हाई या लो? बताओ जल्दी से। यस, इट विल बी लो। ये मेरा सॉल्वेंट हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये क्या हुआ? इतना डिप हो गया, इतना डिप हो गया। इस डिप की वजह से अब मेरे को इतना, देखो कितना, इतना टेम्परेचर और जाना पड़ रहा है। यानी यहाँ पे देख रहे हो तुम, जो मेरा चेंज इन द टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, वो क्या हो गया? पहले मेरा T2 हाई था, अब मेरा T1 हाई हो गया क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है। तो यानी हमें क्या कहूंगी? T1 माइनस T2। ये तुम ध्यान रखोगे कहाँ पर? जब मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होगा, मेरे को अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए होंगे और मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होगा उस समय। ठीक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड, आई विल come to that type of questions also. So mainly ये this one is known as cryoscopic constant.
क्रायोस्कोपिक, जैसे उसका ब्यूलोस्कोपिक था, मोलल एलिवेशन था उसका, यहाँ पे मोलल डिप्रेशन हो जाएगा, उसका ब्यूलोस्कोपिक था, इसका क्रायोस्कोपिक हो जाएगा। नाउ अगेन इट विल बी सेम मींस del TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अगेन del TF इज इक्वल्स टू KF इनटू m। फिर से हम m को खोल दे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, del TF इज इक्वल्स टू KF इनटू weight of the solute into 1000 divided by molecular weight of the solute into weight of the solvent. Okay, this will be our numeric expression to solve out the numericals. अब तीन हो गए, ठीक है ना। तो पहला हमने कर दिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा हमने एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर आने से पहले, ये जो फोर्थ वन है, उससे पहले थोड़ा सा समझो। क्या समझो कि प्रेशर क्या होता है। तुमने बचपन में पढ़ा था, बचपन में क्या पढ़ा था, वो किशमिश जो होती है, रेजिन्स, वो सूखे हुए होते हैं, उसको जब आप पानी में डालते हो, रात को पानी में भिगा दो, सुबह आप देखोगे कि वो कैसे हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, राइट। स्वेलअप हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर भी एक प्रेशर क्रिएट, उनके अंदर पानी गया, पानी जाने के बाद उनके अंदर भी एक प्रेशर क्रिएट हो गया, और वो प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर का अपोज कर रहा है, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज क्रिएटेड इनसाइड द रेजिन, जो उसको और ज्यादा फूलने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब फिर से मैं बोलती हूँ, तीन चीजें समझो। कौन कौन सी? देखो, एक आप क्या करना, स्ट्रॉ लेना, ठीक है। आजकल तो हम सबके घर में मेटल स्ट्रॉ भी है, राइट। सो यू कैन टेक दैट मेटल स्ट्रॉ और प्लास्टिक स्ट्रॉ और एनी स्ट्रॉ। स्ट्रॉ लिया मैंने, स्ट्रॉ में क्या किया, स्ट्रॉ में मैंने पानी सक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे मैंने अपना थंब लगा दिया। ओके, जब मैंने यहाँ पे अपना थंब लगाया और उसको टाइट से होल्ड करके रखा, तो आप देखोगे कि द वाटर लेवल विल रिमेन देयर ओनली, नीदर द वाटर विल मूव डाउनवर्ड नॉर इट विल मूव अपवर्ड, इट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। जब मेरा ये जो प्रेशर है, जो मेरा थंब का प्रेशर है, वो बराबर लग रहा है, तो ये पानी का मूवमेंट कहीं पे भी नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में क्या करना, दूसरी कंडीशन में ये जो मेरा थंब है, इस थंब में ये जो था, इसको थोड़ा सा लूज करो, लूज, ठीक है। जैसे ही तुमने थोड़ा सा लूज किया, तो देखा तुमने यहाँ से टपक 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 पानी गिरने बैठ गया, राइट। तो ये पानी क्यों गिरने लगा, क्योंकि आपने लूज किया। तीसरी कंडीशन जो कि जरा मुश्किल है करनी, बट स्टिल इफ वी विल ट्राई, कि अगर मैं अंदर थंब को जरा अंदर घुसाने की कोशिश करूं इस तरह से, तो ये जो पानी का लेवल है ना, वो पानी का लेवल नीचे जाने के बजाय पता क्या होगा, ऊपर आना शुरू हो जाएगा। सो यू कैन सी वेरी क्लियरली, तीन सिचुएशन मैंने तुम्हें बताई। एक, जब मेरा थंब का प्रेशर नॉर्मल था एंड देयर इज नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। दूसरा मैंने देखा, जब मैंने थंब को लूज किया और वाटर विल गो आउटसाइड। तीसरा, जब मैंने थंब को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया और उसके प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज करने से इट इज कमिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उल्टा होने लगा। अब इन तीन को किससे कंपेयर करेंगे हम, अब इससे को कंपेयर करते हैं इस से, यानी रेजिन से। रेजिन को, अब ये जो फूला हुआ रेजिन है, इसको अगर मैं नमक पानी में डालूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से बाहर निकल जाएगा इसमें से पानी, राइट। तो व्हेन एवर द प्रेशर, ये जो प्रेशर है जो रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मैंने आपको बताया। अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर वो है जो बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच यू आर अप्लाइंग ऑन द ऑन द स्ट्रॉ और वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। स्ट्रॉ से कर रहे हो या पिपेट से कर रहे हो या जिससे भी कर रहे हो, यू इन विच यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, जिस पे भी आप कर रहे हो, उसमें ये जो लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग दिस प्रेशर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज एन एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, दूसरा प्रेशर कौन सा है, दूसरा प्रेशर ये जो अपोज कर रहा है, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब तीन कंडीशन ध्यान से, कौन सी? पहला, जब एक्सटर्नल प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के बराबर थे, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, देयर विल बी नो मूवमेंट, पानी कहीं नहीं जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे। दूसरी कंडीशन, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर को मैंने लूज कर दिया, यानी इट इज लेस देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से कम किया एक्सटर्नल प्रेशर को, तो वाटर वाज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी वाटर विल मूव, ऑलवेज मूव फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन में हमने क्या बोला कि प्रेशर मैं बहुत ज्यादा अप्लाई कर रही हूँ, सो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस समय मैं एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर देती हूँ, तो वो हाई टू लो जाने के बजाय उल्टा लो टू हाई जाना शुरू कर देता है, यानी उल्टा होना शुरू हो जाता है, और उल्टे को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स। सो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल ऑस्मोसिस हो रहा है और यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। तो तीनों कंडीशन नाउ इट्स क्लियर टू यू, व्हेन एक्सटर्नल वेपर प्रेशर is equals to that of the osmotic pressure, then no movement. When external pressure is less than that of the osmotic pressure, it will move from high concentration to low concentration. And when the pressure which is applied by me is much greater than that of the osmotic pressure, then instead of going from high concentration to low concentration, the movement of the solvent from solute from that of the low to high will takes place and reverse osmosis will takes place, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये एक चैम्बर है, यहाँ पे ये मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ बाहर से, ये मेरा बाहर से पिस्टन के थ्रू एक्सटर्नल वेपर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यू नो इट वेरी वेल, जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, पार्चमेंट पेपर है या फिर सेलोफेन मेम्ब्रेन है, विच अलाउ सम ऑफ द पार्टिकल्स टू मूव और पास थ्रू इट। अब यहाँ पे सपोज करो क्या है, सपोज करो यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, बहुत सारा नमक है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्लियर वाटर। अब अगर तुम प्रेशर किसके बराबर रखोगे, इफ द प्रेशर इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, तो कोई कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। व्हेन सेकंड कंडीशन, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर, वो जो प्रेशर तुम अप्लाई कर रहे हो, दैट इज लेस देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो हमेशा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द वाटर विल टेक फ्रॉम हाई टू लो, यानी सेकंड वाली कंडीशन में
क्या होना शुरू हो जाएगा, पानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना शुरू हो जाएगा, यानी पानी और खराब होना शुरू हो जाएगा। तीसरी कंडीशन मैंने कहा क्या, व्हेन प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, उस केस में क्या होगा, ये देखो ये सॉल्ट यहीं रह जाएगा और पानी यहाँ चला जाएगा, यानी ये जो सॉल्टी वाटर था तुम्हारा ये क्या हो गया, ये बन गया pure water, clean water, right? So this is the basis for the RO, that is reverse osmosis. Hope so that this is clear to you. Still, if you are unable to get it, write it in the comments. We will check it again. ठीक है? Okay. अब ये क्लियर हो गया, फाइन। अब हम आ जाते हैं किसमें, अब हम आ जाते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कई बार क्या होता है, एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है जब हम ऐड करते हैं वाटर में, तो एबनॉर्मली सॉरी एबनॉर्मली जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो चेंज हो जाता है, यानी जैसे KCl है सपोज करो, तो KCl है, जैसे तुम पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस। तो आप बोलोगे अरे एक मॉलिक्यूल था एक मॉलिक्यूल था एक मॉलिक्यूल था, मैं बोलूंगी नहीं भैया जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में तो दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, राइट। सपोजिंगली दूसरा दूसरा तो ये केस किसका हो गया, ये केस हो गया मेरा डिसोसिएशन का केस। दूसरा केस ये देखो, ये दो एसिटिक एसिड थे, राइट, और ये दो एसिटिक एसिड थे और इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों के पास ऑक्सीजन है, इन दोनों ने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। ये देखो इसने इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगी दो मॉलिक्यूल थे, आप बोलोगे कहाँ दो मॉलिक्यूल मैम, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, राइट। सो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जब होता है तो उस एबनॉर्मलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इधर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से वो या तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो अब यानी एसोसिएशन के केस में यहाँ पे क्लियर दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है, एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आता है दैट इज आई, और आई जिसको हम बोलते हैं वेंसॉफ फैक्टर। ये वेंसॉफ फैक्टर जो होता है वो क्या बताता है, वो मेरे को बताता है किस तरह से मेरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो वेरी कर जाती है इफ सम एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज हैपनिंग इन द सॉल्यूशन। सो आई की वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। और आई कैन से दैट नंबर ऑफ द आयंस बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब ये जो आई है, क्योंकि मैंने कहा बिफोर क्या था, बिफोर एसोसिएशन के केस में देखो आफ्टर था 1, बिफोर था 2, डिसोसिएशन के केस में क्या था, आफ्टर था 2, पहले था 1, ठीक है। सो आई की वैल्यू इसके केस में कितनी हो जाएगी, इसके केस में हो जाएगी हमारे, इन द केस ऑफ द डिसोसिएशन इट विल बी अभी, यानी आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन दैट इज 2 एंड बिफोर इट वाज 1। सो आई की वैल्यू कितनी हो गई, देखो तो आई की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करें एसोसिएशन के केस में, तो एसोसिएशन के केस में आई यानी आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो आफ्टर कितना था, आफ्टर 1 था, बिफोर कितना था, हाफ था, सॉरी 2 था। सो आई विल बी इक्वल्स टू 1/2, दैट इज हाफ। तो हमेशा आई की वैल्यू इन द केस ऑफ द एसोसिएशन के केस में क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, सो आई की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। while in the case of the dissociation, अगर डिसोशिएट हो रहा है तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, तो आई कैन से द वैल्यू ऑफ द आई दैट इज वेंचर फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ऐसा अगर कहीं पे भी हो रहा है तो हमारी जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, कौन सी पढ़ी, लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर पढ़ी तुमने, डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एक्स बी, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तीसरा आपने पढ़ा डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर समझाते रह गए, फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला है पाई बी इज इक्वल टू एनआरटी। अरे भैया सिंपल वो था ना, याद करो पी स्टेट्स में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। यहाँ पे ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर मैंने किससे डिनोट कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्लेस कर दिया। अब इन द केस ऑफ द एसोसिएशन और डिसोसिएशन हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो इन सारी में आई की फैक्टर आई का फैक्टर लगा देंगे और ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी आई के हिसाब से चेंज होती जाएंगी, ठीक है। कैसे चेंज होंगी, विल डू अ लिटिल बिट इन द नेक्स्ट video, ठीक है। So in the next video we will do some of the reasonings. Till then, keep smiling, play a lot, study a little, and be happy. Fine. Love you. Bye.